बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ऑसिलेटर वाला टॉपिक स्टार्ट किया और उसमें हमने एक बेसिक ऑसिलेटर जिसको वीन ब्रिज ऑसिलेटर कहा जाता है उसके बारे में डिस्कशन की, यानी हमने उसका कंप्लीट एनालिसिस किया कि ऑसिलेटर में हमने बेसिकली देखा था कि एक्चुअली में ये दो तरह के सर्किट्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है। एक सर्किट को जो है वो फॉरवर्ड पाथ एम्पलीफायर कहा जाता है, जिस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन को आप AV से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ हम क्या करते हैं कि इस एम्पलीफायर की आउटपुट को वापस एम्पलीफायर की इनपुट की तरफ फीडबैक करते हैं, और जिस फीडबैक सर्किट को हम इस्तेमाल करते हैं उसका जो गेन है या अटेन्यूएशन है उसको B से ज़ाहिर करते हैं, और इसको आप वापस इनपुट वाली साइड पे फीडबैक करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये था कि सबसे पहली बात कि जब हम ये ऑसिलेटर डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ऑसिलेटर में कोई इनपुट सिग्नल नहीं होता जो अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट करे, इसका मतलब है कि उसकी इनपुट पे कोई ऐसी सिग्नल नहीं है, तो उसके बावजूद आउटपुट के ऊपर ये जो ऑसिलेशंस होती हैं वो किस तरह से पैदा होती हैं। तो इसका जवाब ये है कि हम ऑसिलेटर में देते हैं DC पावर सप्लाई। अब जो DC पावर सप्लाई होती है नॉर्मली ये किस चीज़ से बनी हुई होती है, आप ये जानते हैं कि इसी कोर्स में हमने पढ़ा कि हमारी वापडा की जो पावर सप्लाई है वो है अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बेस्ड। हम इस AC पावर सप्लाई को कन्वर्ट करते हैं किस में, DC में। अब AC को DC में जब कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक रेक्टिफायर, लेकिन जो रेक्टिफायर की आउटपुट होती है वो इतनी अच्छी या स्मूथ DC नहीं होती, उसके लिए फिर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है फ़िल्टर। जो फ़िल्टर सर्किट होता है वो इस पल्सेटिंग DC में आने वाली जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उनको बहुत कम कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, रिपल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो रिपल है इसका मतलब है ये एक पीरियोडिक सिग्नल है जो अपने आप को एक फ़िक्स्ड फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मैथमेटिकल मेथड्स में आपने ये पढ़ा हुआ है कि दुनिया का कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो, हम उसको फोरियर सीरीज़ की मदद से साइन और कोसाइंस यानी जो हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं जिनकी शेप इस तरह साइनोसाइडल होती है उसके सम के तौर पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन की एक एवरेज वैल्यू होती है जिसको A0 कहा जाता है, और उसके अलावा उसमें इनफाइनाइट हार्मोनिक्स होते हैं, यानी n की वैल्यू 1 से लेके इनफाइनाइट होगी। यहाँ पर आएगा AN cos ऑफ n ओमेगा t प्लस BN साइन ऑफ n ओमेगा t। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी पीरियोडिक सिग्नल होगा तो उस पीरियोडिक सिग्नल के अंदर इनफाइनाइट हार्मोनिक्स मौजूद होंगे, यानी अगर पहले की फ्रिक्वेंसी f है, यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी या ओमेगा की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो दूसरे हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी उसके मुकाबले में क्या होगी, डबल होगी। तीसरे हार्मोनिक की फ्रिक्वेंसी उसके मुकाबले में 3 टाइम्स होगी। तो इसका मतलब है एक्चुअली में कोई भी पीरियोडिक सिग्नल वो इनफाइनाइट हार्मोनिक्स के ऊपर बेस करता है। तो जब आप इस सर्किट को ऑन करेंगे तो लाजमी सी बात है इसके अंदर जो पावर सप्लाई के रिपल्स मौजूद होंगे उन रिपल्स के अंदर इनफाइनाइट हार्मोनिक्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी आउटपुट पे पूरी की पूरी हार्मोनिक सीरीज़ मौजूद है। उस हार्मोनिक सीरीज़ में सिर्फ़ और सिर्फ वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी बार बार फीडबैक होगी जिस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला कल हमने निकाला था। जस्ट लाइक वीन ब्रिज ऑसिलेटर में हमने देखा था कि वही जो फ्रिक्वेंसी आती है वो किसके बराबर आती है, 1/2 पाई RC। इसका मतलब है फीडबैक सर्किट के अंदर जो रजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए हैं उनकी वैल्यू से हमें पता चलता है कि किस फ्रिक्वेंसी के ऊपर इस ऑसिलेटर ने ऑसिलेट करना है। दूसरी बात, ये तो उस सिचुएशन में वैलिड होगा जहाँ पर आपने पावर सप्लाई AC से DC में कन्वर्ट की होगी रेक्टिफायर को इस्तेमाल करके, और रेक्टिफायर को इस्तेमाल करने के बाद आपने वहाँ पर फ़िल्टर सर्किट इस्तेमाल किया है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न पावर सप्लाईज़ होती हैं उनको कहा जाता है स्विचिंग मोड पावर सप्लाईज़, जिसमें हम ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं या FETs इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनको ऑन या ऑफ़ करके आउटपुट की जो पावर होती है या आउटपुट पे जो DC वोल्टेज या DC पावर आपको रिक्वायर्ड होती है उसको रेगुलेट किया जाता है। उसके अंदर ये रिपल्स मौजूद नहीं होते। उस केस में आउटपुट पे ये सिग्नल किस तरह से आएगा, तो जो रजिस्टर्स होते हैं
जब इन रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इन रजिस्टर में आप नाम जानते हैं, इनका नाम है कार्बन फिल्म रजिस्टर। अब जो कार्बन फिल्म रजिस्टर हैं, इनकी जो लेयर होती है, आउटर लेयर, वो कार्बन की होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन जो है वो नेबरिंग कार्बन के एटम के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो जब आप उसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, और ऑसिलेशन की वजह से इस तरह के जो रजिस्टर्स होते हैं उनके अंदर एक नॉइज़ यानी एक ख़ास वोल्टेज जनरेट होता है। उस वोल्टेज को अनवांटेड वोल्टेज यानी नॉइज़ कहा जाता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ब्रॉडबैंड नॉइज़ कहा जाता है। अब ब्रॉडबैंड का मतलब है इसमें लो फ्रीक्वेंसी से लेके हाई फ्रीक्वेंसी के तमाम कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। तो उनमें से कोई एक कंपोनेंट जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी इस फार्मूले के मुताबिक फिट बैठती है, वो क्या होगा, बार बार फीडबैक होगा और ऑसिलेशन जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात जो स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन था वो ये है कि ये जो ब्रॉडबैंड नॉइज़ होगा या ये जो रिपल्स होंगे, इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो तो नहायत ही स्मॉल होगी। बिल्कुल सही बात कि इनकी एम्पलीट्यूड जो है वो नहायत स्मॉल होगी। अगर आप लूप गेन जिसको आपने कहा था ए वी और बी, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 रखें, तो जब ये ओवरऑल गेन 1 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई वीक सिग्नल है तो वो वीक ही रहेगा। इसका मतलब है उसका एम्पलीट्यूड कम था तो कम ही रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन जिसको स्टार्टअप कंडीशन कहा जाता है वो इस्तेमाल करते हैं। वो स्टार्टअप कंडीशन ये है कि स्टार्ट में ये जो ऑसिलेशन है बहुत वीक है, तो आप क्या करते हैं, स्टार्ट में ये जो लूप गेन होता है ए वी इंटू बी, इसकी वैल्यू 1 से क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। अब 1 से ज़्यादा रखने का मतलब ये होगा कि स्टार्ट में ये जो वीक ऑसिलेशन थी, आहिस्ता आहिस्ता ये ऑसिलेशन बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे, यानी इनका एम्पलीट्यूड ऐसा ऐसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल गेन जो है वो 1 से ज़्यादा है, तो ऐसा ऐसा ये बिल्डअप होंगे। जब ये हमारे एक रिक्वायर्ड लेवल को अटेन कर लेंगी तो उस वक़्त आप जो है वो लूप गेन को दोबारा से कहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, 1 पे। और 1 पे एडजस्ट करने का मतलब है कि अब इनका जो लेवल है वो क्या रहेगा, तकरीबन कांस्टेंट रहेगा, तो इनका एम्पलीट्यूड मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो ये स्टार्टअप कंडीशन है कि स्टार्ट में ऑसिलेशन को बिल्डअप करने के लिए आप क्या करते हैं, लूप गेन को थोड़ा सा 1 के मुकाबले में ज़्यादा रखते हैं ताकि ऑसिलेशन जो है वो बिल्डअप हो जाए। आज का हमारा टॉपिक है ट्विन टी ऑसिलेटर। अब नाम से ज़ाहिर है ट्विन मीन्स 2, और टी का मतलब है सर्किट की शेप जो है वो क्या है, टी जैसी शेप है, उस तरह की शेप में सर्किट होगा। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम इस्तेमाल करेंगे उसी तरह से फीडबैक। यहाँ पर आप ये रजिस्टर इस्तेमाल करें R1, ये रजिस्टर इस्तेमाल करें R2, और ये हमारी आउटपुट। तो ये जो सर्किट अब हमने बनाया, ये सर्किट जो है वो तो ऑपरेट कर रहा है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जैसे एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है। इसमें ये R1 फीडबैक रजिस्टर, R2 जो है वो इनपुट रजिस्टर, और इसका गेन जो होगा वो होगा 1 + R1 / R2। अब आपने आउटपुट को वापस फीडबैक करना है, ये आउटपुट को हमने वापस जो है वो फीडबैक करना है, ठीक है। अब फीडबैक करने के लिए हम जो सर्किट इस्तेमाल करेंगे वो टी शेप में होंगे, और कितने सर्किट्स होंगे, 2 सर्किट्स होंगे, ठीक है। तो पहला सर्किट मैं यहाँ पर लगाता हूँ जिसमें ये 2 रजिस्टर और 1 कैपेसिटर। अब ये सर्किट आपको पहचानने में नहायत ही जो है वो आसानी इसलिए है कि इसमें रजिस्टर पहले है और उसके बाद कैपेसिटर है, यानी ये इंटीग्रेटर सर्किट है, यानी जिसको लो पास फिल्टर कहा जाता है, ये वही वाला सर्किट है। और बिल्कुल इसके साथ जो दूसरा ट्विन सर्किट हम इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, जिसमें हम 2 कैपेसिटर और 1 रजिस्टर इस्तेमाल करेंगे, यानी इसमें कैपेसिटर पहले रजिस्टर बाद में। तो इसका मतलब है ये वाला जो सर्किट है ये हाई पास फिल्टर है। तो सिचुएशन वही है जो आपने वीन ब्रिज ऑसिलेटर में इस्तेमाल की थी, यानी वहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया था, वहाँ पर भी हमने एक इंटीग्रेटर और एक डिफरेंशिएटर इस्तेमाल किया था। लेकिन फ़र्क ये था कि वहाँ पर इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर को हमने जब कैस्केड किया था तो सीरीज़ में कैस्केड किया था,
और ओवरऑल जो उसका रिस्पॉन्स बना था, उस रिस्पॉन्स को हमने बाद में नाम दिया था कि ये एक बैंड पास फ़िल्टर है। और बैंड पास फ़िल्टर का मतलब ये है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो कुछ ऐसा होगा कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, उसके बाद जो है वो उससे आगे पीछे जो है वो एम्पलीट्यूड कम। तो ये था उस सिचुएशन में। यहाँ पर जो है वो अब आप इन दोनों सर्किट्स को पैरेलल में लगा रहे हैं, इनको पैरेलल में कैस्केड कर रहे हैं, ठीक है। और कैस्केड करने के बाद आप इसको इसके साथ अटैच कर रहे हैं, ठीक है। इन रजिस्टर को कुछ नाम हम दे देते हैं R3, ये रजिस्टर R4, इसको आप C1 कह दें, C2, C3 और ये आप R5। इसका मतलब ये जो R3, R4 और C1 है, ये एक टी शेप में, अगर आप देखें ये टी शेप है, और ये C2, C3 और R5 ये एक दूसरी जो है वो टी शेप है, इसलिए इसको ट्विन टी ऑसिलेटर जो है वो कहा गया। अब सिचुएशन ये है कि हमने इसको क्या करना है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिंप्लीफाई करना है। तो हम सिंप्लीफाई क्या करेंगे कि ये जो R3, R4 यानी ये जो ऊपर वाला टी सर्किट है, इसमें ये दोनों रजिस्टर जो है वो क्या इस्तेमाल करेंगे, बराबर इस्तेमाल करेंगे। आप ये कह देंगे इन दोनों की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, R के बराबर। और ये जो कैपेसिटर C1 है, इस कैपेसिटर की वैल्यू को मैं कह देता हूँ ये किसके बराबर है, 2C। अब C कोई कैपेसिटेंस है और ये उसके मुकाबले में डबल। यहाँ पर ये जो C2, C3 लगे हुए हैं, ये जो दूसरा वाला टी सर्किट है, आपने इन दोनों कैपेसिटर की वैल्यूज़ को किसके बराबर लेना है, C। इसका मतलब है जो दो कैपेसिटर यहाँ पर C2 और C3 की जगह लगे होंगे वो है C, और बिल्कुल उसका डबल यहाँ पर होना चाहिए। और ये जो R5 है, ये जो रजिस्टर है, ये R5 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, जितनी ये R3 और R4 की वैल्यू है, ये उसके मुकाबले में क्या होनी चाहिए, हाफ़ होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमने ये एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करनी है इन दो टी सर्किट के लिए। अब सर्किट एनालिसिस वाले चैप्टर को रिकॉल करें, वहाँ पर हमने ये देखा था एक कन्वर्जन ख़ास तरह की कि अगर सर्किट वाई की शक्ल में हो तो उसको यूँ डेल्टा की शक्ल में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये जो वाई की शक्ल है, ये वाई की शक्ल जो है वो इस तरह से टी की शक्ल भी तो हो सकती है, ठीक है। ये वाई या टी एक की बात है। और ये जो डेल्टा की शक्ल है, इस डेल्टा की शक्ल को बजाय से कि यूँ डेल्टा की शक्ल लिखें, हम इसकी जगह अगर 3 रजिस्टर यूँ लगा लें तो ये कौन सी शक्ल बन जाएगी, पाई की शक्ल बन जाएगी। तो वाई से डेल्टा कन्वर्ट करना या टी से पाई सिचुएशन में कन्वर्ट करना, दोनों में फार्मूलाज जो है वो एक जैसे यूज़ होते हैं। यानी ये असल में दो टी सर्किट्स हैं। अब हम अज्यूम करेंगे कि ये दो टी सर्किट नहीं है, ये असल में जो है वो कौन सा सर्किट है, दो पाई सर्किट है, ठीक है। अब यहाँ पर तो रजिस्टर्स थे R1, R2, R3, इस तरह से यहाँ पर भी कोई रजिस्टर के नाम रख दें RA, RB और RC। लेकिन यहाँ पर रजिस्टर के साथ कैपेसिटर भी आ जाता है, और कैपेसिटर जो है वो आपको पता है उनकी रेजिस्टेंस नहीं होती, उनकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। तो ये जो ऊपर वाला टी सर्किट है, यानी इस ऊपर वाले टी सर्किट को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। आप देख चुके हैं कि R3 और R4, ये जो R3 और R4 है, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, R के बराबर होनी चाहिए। और ये जो C1 है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 2C। अब ये जो ऊपर वाले ये टी सर्किट के ये 3 कॉर्नर हैं, इस टी सर्किट की जगह मैं एक पाई सर्किट लगा दूंगा, और ये पाई सर्किट में अब रजिस्टर्स नहीं होंगे, इम्पीडेंसेस होंगे एक्चुअली में। यानी इस सर्किट को मैंने इस सर्किट से रिप्लेस कर दिया। तो और नाम मैं उनको कुछ ऐसा दे देता हूँ कि आप ये वाली जो इम्पीडेंस है इसको आप नाम दे दें कि ये ZA है, ठीक है। ये जो दूसरी इम्पीडेंस है इसको हम नाम दे देते हैं कि ये किसके बराबर है, ZB। और ये तीसरी इम्पीडेंस, इसको हम क्या कह देते हैं, ZC कह देते हैं। अब वाई से डेल्टा कन्वर्जन के फार्मूलाज को ध्यान में रखें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि जो ZA की वैल्यू होगी वो होगी 2 × R + J ω RC। और ये जो ZB और ZC हैं, इन दोनों की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम होगी, और इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी R + 1/J ω/C। तो ये आपके पास पहली कन्वर्जन। दूसरी, इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाला टी सर्किट है इसको आपने इस पाई सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से ये जो दूसरा नीचे वाला सर्किट है,
जिसमें 2 कैपेसिटर्स हैं और दरमियान में एक रेजिस्टर है। R5 को आप नाम दे चुके हैं, ये किसके बराबर है, R/2। C2 और C3 दोनों को आप C कह चुके हैं। अब इसकी जगह भी आपने क्या करना है, एक पाई सर्किट जो है वो रिप्लेस कर देना है। इस इम्पीडेंस को मैं ZA प्राइम कह देता हूँ, इस इम्पीडेंस को मैं कह देता हूँ ZB प्राइम, और इस इम्पीडेंस को मैं कह देता हूँ ZC प्राइम, जैसे हमने यहाँ पर ZA, ZB और ZC का नाम दिया। अब इसमें जो ZA प्राइम होगा, मैं इन डायरेक्ट वही y से डेल्टा वाली कन्वर्जन वाले फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो ZA प्राइम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/j⍵c माइनस 1/ω² c² r। और बाकी ये जो ZB प्राइम और ZC प्राइम है, इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी और ये बिल्कुल वही होगी जो ये इन ZB और ZC की वैल्यू है, R + 1/j⍵c। तो यहाँ पर अब सिचुएशन ये बनी कि ये जो 2 T सर्किट्स थे, हमने इन दोनों T सर्किट्स की जगह क्या इस्तेमाल करना है, 2 पाई सर्किट्स, ये पहला पाई और ये दूसरा पाई सर्किट। अब अगर आप देखें ये R3 की जो लेफ़्ट साइड है, ये वाली साइड, ये R4 की राइट साइड, वो ये वाली साइड, और ये C1 का लोअर टर्मिनल, वो ये ग्राउंडेड टर्मिनल है, यानी ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। सिमिलरली C2 की लेफ़्ट साइड वो ये है, ये C3 की राइट साइड वो ये है, और ये R5 का लोअर टर्मिनल जो कि ग्राउंडेड है वो ये है आपके पास। तो इसका मतलब है कि अब आप इसकी जगह और इस दोनों की जगह ये सर्किट्स जो है वो क्या कर देंगे, लगा देंगे। और ये सर्किट लगाने के बाद हमारे लिए सिचुएशन जो है वो नहायत ही आसान हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सिचुएशन जो है वो वाली जनरेट कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पर इस R3, R4, C1 की जगह इस्तेमाल करता हूँ ZA, ZB और ZC। इसका मतलब ये आ जाएगा ZA, ये आ जाएगा ZB और ये आ गया ZC। अब जिन 3 टर्मिनल्स के दरमियान ये पहला वाला T सर्किट लगा हुआ है, इसकी देखें लेफ़्ट साइड इसकी लेफ़्ट साइड से मिल रही है, इसकी राइट साइड इसकी राइट साइड से मिल रही है, इसकी बॉटम ग्राउंडेड है, इसकी बॉटम ग्राउंडेड है। इसका मतलब है उन्हीं 3 टर्मिनल्स के दरमियान जो है वो हमें ये वाला T सर्किट इस्तेमाल करना है, पाई सर्किट। तो हम अब यहाँ पर दूसरा पाई सर्किट भी लगा देते हैं उन्हीं 3 टर्मिनल के दरमियान। ये आ जाएगा ZA प्राइम, यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा ZC प्राइम, और यहाँ पर इन 2 टर्मिनल के दरमियान आ जाएगा ZB प्राइम, और ये आपके पास। तो इसका मतलब है कि ये जो 6 कंपोनेंट वाला सर्किट था उसकी जगह 6 नए कंपोनेंट्स आ गए हैं जिनकी वैल्यूज़ आपके सामने यहाँ पर लिखी गई हैं। अब ये जो सर्किट की लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड किसके साथ जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई है V आउट के साथ। और ये जो राइट साइड है ये फीडबैक वोल्टेज है जिसको आप क्या नाम देंगे, VF का नाम देंगे, ठीक है। तो अब आप ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो इसका मतलब है कि आप इस सर्किट को क्या कर सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई हम यूँ करेंगे कि ये ZB और ZB प्राइम, ये दोनों की जगह आप कह दें कि जस्ट एक ही रजिस्टर है और उस रजिस्टर की वैल्यू है ZB डबल प्राइम। यानी आप ये कहेंगे ZB डबल प्राइम इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ZB एंड ZB प्राइम। सिमिलरली यहाँ पर ये जो 2 कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको नाम दे दें ZA डबल प्राइम, तो नाम दे दें ZA डबल प्राइम इज़ इक्वल टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ZA एंड ZA प्राइम। और ये जो तीसरा यहाँ पर सर्किट है इसको आप नाम दे दें ZC डबल प्राइम, तो ZC डबल प्राइम इज़ इक्वल टू ZC पैरेलल विद ZC प्राइम। ये VF और ये आपके पास क्या आ जाएगा, V आउट। तो अब अगर आप ये वाली वैल्यूज़ आपने इस्तेमाल की
ZA और ये ZA प्राइम, इन दोनों को आप क्या करें पैरेलल में आप जानते हैं कि दो रजिस्टर को अगर पैरेलल में सॉल्व करना हो तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, ओवर में दोनों का सम जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मैं वो उस कैलकुलेशन के अंदर जो है वो नहीं पढ़ रहा, तो जस्ट ये वाली वैल्यूज़ को जहन में रखें और इन वैल्यूज़ को जहन में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट वैल्यूज़ डायरेक्ट प्लेस कर देंगे कि ZA डबल प्राइम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो हम उन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए लिख लेंगे। वो आएगी 2R 1 प्लस J ओमेगा RC ओवर 1 माइनस ओमेगा स्केयर C स्केयर R स्केयर। इस तरह जो ZB प्राइम और ZB इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन और ZC और ZC प्राइम का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये दोनों की वैल्यू सेम आएंगी क्योंकि आप जानते हैं ZB और ZB प्राइम की वैल्यू, ZC या ZC प्राइम की वैल्यू जो है वो सेम थी। तो इनकी वैल्यू जो है वो आएगी 1/2 इंटू 1/R प्लस 1/J ओमेगा C। अब हमें चाहिए यहाँ पर VF की वैल्यू। तो VF और ग्राउंड के दरम्यान क्या चीज़ लगी हुई है, ZC डबल प्राइम। ये है V आउट और ग्राउंड के दरम्यान क्या चीज़ लगी हुई है, वो है ZA डबल प्राइम प्लस ZC डबल प्राइम इंटू V आउट। इस V आउट को इधर डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा VF ओवर V आउट, और VF और V आउट की जो रेशियो थी उसको हमने नाम दिया था B का, तो वो किसके बराबर बनी, ZC डबल प्राइम ओवर ZA डबल प्राइम प्लस ZC डबल प्राइम। अब ZA डबल प्राइम की वैल्यू ये आपके सामने पड़ी हुई है और ZC डबल प्राइम की वैल्यू भी आपके सामने पड़ी है। जब भी आप यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे तो उस वक्त B की जो वैल्यू आएगी, बस मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 माइनस ओमेगा स्केयर C स्केयर R स्केयर ओवर 1 माइनस ओमेगा स्केयर C स्केयर R स्केयर प्लस 4J ओमेगा RC। अब ये हमारे पास फीडबैक फैक्टर है, लेकिन अब देखने में तो ये लग रहा है कि ये तो कम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें एओटा जो है वो इन्वॉल्व हो गया, लेकिन हमने कहा था कि ये रियल होना चाहिए क्योंकि लूप गेन AV और B इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो यूनिटी होनी चाहिए। तो ये रियल कब आएगा, अब वो उस वक्त आएगा कि अगर आप इस पूरे फैक्टर को क्या कर दें, ज़ीरो कर दें। 1 माइनस ओमेगा स्केयर C स्केयर R स्केयर अगर ज़ीरो हो जाए तो 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा स्केयर C स्केयर R स्केयर। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1/RC, और ओमेगा आप सब जानते हैं वो किसके बराबर होगा, 2πf। तो f की वैल्यू आ जाएगी 1/2πRC। तो इसका मतलब है ये जो ट्विन टी ऑसिलेटर है इसकी ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी भी किसके बराबर है, 1/2πRC। यानी इसके अंदर जो हमने रजिस्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल किए हैं उनकी वैल्यूज़ के ऊपर ही इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। लेकिन जब 1 माइनस ओमेगा स्केयर C स्केयर R स्केयर को ज़ीरो लिख दिया जाएगा तो B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर इस सर्किट का मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करूं तो जब यहाँ पर आप लिखें VF और V आउट की रेशियो, तो जब आपके पास ये वाली ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है 1/2πRC, उस वक़्त इस सर्किट का जो गेन है वो कितना हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। तो इस सर्किट का जो गेन है वो क्या हो चुका है, ज़ीरो हो चुका है। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जो फीडबैक सर्किट है उसका गेन ज़ीरो है। तो अगर इस फीडबैक सर्किट का गेन ज़ीरो है तो उस वक़्त ये जो AV है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इट मस्ट अप्रोच इनफाइनाइट। और यही वजह थी कि हमने जो ट्विन टी ऑसिलेटर का सर्किट ड्रॉ किया था उसमें आउटपुट को वापस फीडबैक किया था कौन से टर्मिनल के ऊपर, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे फीडबैक करने का मतलब है कि आप पॉजिटिव फीडबैक करना चाहते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि वो बार बार जो है वो जब आउटपुट सिग्नल इन फेज़ दोबारा से इनपुट के साथ ऐड होगा तो वो अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को। तो ये ट्विन टी ऑसिलेटर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है वो आपने इस फार्मूले से निकालनी है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये वीन ब्रिज ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपने वहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखा था कि वो सिचुएशन ये वाली सिचुएशन थी। तो इसको हम कहते हैं बैंड पास फ़िल्टर के एक ख़ास जो फ्रीक्वेंसी का बैंड है उसके ऊपर गेन काफ़ी ज़्यादा है।
इसे कहते हैं बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर। ठीक है, बैंड रिजेक्ट का मतलब है कि एक ख़ास फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है, वहाँ पर जो गेन है वो ज़ीरो है, उसके अलावा गेन जो है वो देखें काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसको बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर BRF जैसे मैंने लिख दिया, या कई सिचुएशन में इसको नॉच फ़िल्टर भी कहा जाता है। नॉच कहा जाता है दो पहाड़ों के दरमियान एक वादी हो, तो ये दो पहाड़ समझें, पहाड़ी इलाके, उनके दरमियान में ये वादी खाई जैसे जो है वो नीचे की तरफ, तो इसको नोच फ़िल्टर भी कहा जाता है। एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर गेन जो है बहुत ही कम दे रहा है और उसके अलावा जो है वो गेन काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है ट्विन टी ऑसिलेटर। इसको अच्छी तरह से जो है वो रिवाइज़ कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।